इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 भारतीय इतिहास भाग 2, जिसका हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे। विषय 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब 200 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। और विजयनगर सम्राट के बारे में आप सबको ही जानता है कि उनका नाम था कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय का जो सेना दल था, जो उनको प्रजा राज्य चलाने की जो शिक्षा थी ना, वो बहुत ज्यादा थी। और यहां तक माना जाता है कि जब तक कृष्णदेव राय, महाराज श्री कृष्णदेव राय जिंदा थे, किसी की औकात नहीं थी कि उस विजयनगर साम्राज्य पर आंख उठाकर देख ले। इतनी औकात नहीं थी। बहुत खतरनाक, बहुत समझदार, बहुत श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मानो तो एक तरीके का ना अकबर, चंद्रगुप्त, अशोक और उनका विजयनगर साम्राज्य के जो थे ये हर्षवर्धन, इन लोगों का नाम बहुत ज्यादा इतिहास में मिलता है। लेकिन एक आपको नाम जो लास्ट में हर्षवर्धन बताया, मेरा ही नाम का कॉपी, जो उत्तरी भारत के राजा हुआ करते थे, उनके बारे में थोड़ा आपको वृत्तांत कम मिलेगा। क्योंकि कारण ये है क्योंकि वो अपनी जीवनी लिखवाए नहीं और उनका कोई जीवनी लिखा नहीं। अब क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखवाए, ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो था नहीं उस समय, उस जमाने में था नहीं। चलिए अब यहां से देखते हैं। विजयनगर अथवा विजय का शहर, विजयनगर अथवा विजय का शहर, वहां पर कभी हारा ही नहीं गया। विजयनगर सम्राट में जो भी राजा बना कभी हारा ही नहीं। एक शहर एक साम्राज्य, एक शहर एक साम्राज्य, दोनों के लिए पर्याप्त नाम था, दोनों के लिए एकदम पर्याप्त नाम था ये। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी और अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में, कहां पर, उत्तर में कृष्ण नदी से लेकर, मतलब आपको मध्य प्रदेश से लेकर प्रद्वीप के सुदूर दक्षिण तक, अब पूरा दक्षिण रामेश्वरम तक फैला हुआ था। ये राज्य बहुत बड़ा राज्य था जी। 1565 में इस पर आक्रमण कर, 1565 में इस पर आक्रमण हुआ, आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उखड़ गया, उजड़ गया पूरा, क्योंकि राजा कृष्णदेव राय उस समय थे नहीं। और उसके बाद से जितने भी आक्रमणकारी थे वो लूट लिए इसको। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो 17वीं से 18वीं शताब्दियों तक यह पूरी तरीके से विनिष्ट हो चुका था, खत्म हो चुका था। पर फिर भी कृष्ण तुंगभद्र दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। राज्य तो खत्म हो चुका था, लेकिन उस राज्य के जितने प्रजा थे, उन प्रजा को इनके राजधानी, इनके हर चीज के बारे में पता था। प्रजा याद करती थी कि राजा कृष्णदेव राय हमारे कैसे थे, अच्छे थे कि नहीं थे। तो उन प्रजा ने बताया, उन लोगों ने बताया, उन निवासियों ने बताया। और जब उन निवासियों ने बताया तो इस पर रिसर्च हुआ, रिसर्च होने के बाद सब चीज मालूम चला, और मालूम चला तो उसके बाद से इनके बारे में लिखा गया। पहले आप बहुत बहुत बड़े बड़े मंदिर देखोगे तो उसको तुड़वाकर मस्जिद बना दिया गया था। तो ये काम कौन किया? ये काम हमारे मुगल साम्राज्य के लोग किए, नहीं तो जो भी मुसलमान साम्राज्य के थे, जो राजा बने, सम्राट बने, सुल्तान बने, शाहजहां बने, वही उन्होंने किया। ठीक है, जो भी जहांपना बना वही ना किया जी, जो राजा है वही करेगा। लेकिन उनको क्या जरूरत थी हमारे पारंपरिक, हमारे पौराणिक मंदिर को तोड़कर अपना वहां पर मस्जिद बना देना। तो उन्होंने जो गलती किया है उसी गलती को तो अब सुधारा जा रहा है। जितने मस्जिद है उसको तोड़कर वहां पर मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जिसका स्थान उसको फिर से निखारा जा रहा है। तो ये सब अलग बात हो जाती है, इस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो उनकी स्मृतियों को याद रखा था वहां के निवासियों ने, तो उन्होंने इसे हप्पी, जिसको हम्पी बोलते हैं, उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। किस नाम से? हम्पी नाम से याद रखा। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था, क्योंकि वहां पर लोग मातृ देवी के रूप में पंपा देवी को मानते थे, मतलब जंगल की देवी को ये लोग मानते थे। क्योंकि जंगल की देवी एक बार आकर नरसंहार की थी, कितने अधर्मियों को मारा था वहां पे, जिसके वजह से उन लोगों ने इनको अपना देवी बना दिया और तब से इनको पूजते रहे थे। और इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ देखा जाए तो पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों और अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की।
और जितने भी नमूने मिले, जितने भी पौराणिक हमें सबूत मिला वहां से, पुरातात्विदों ने जो भी खोजा, जो भी पढ़ा, जो भी दस्तावेज से उन्होंने सीखा, लिया, निकाला, तब जाकर फिर से विजयनगर को खोजा गया और विद्वानों को सहायता मिली इसको फिर से खोजने के लिए। यहाँ पर देखते हैं हम्पी की खोज कैसे कैसे हुई। पहले ये तस्वीर देखो आप, ये विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का एक भाग है। ये ऐसे ही पत्थर जोड़ जोड़ कर दीवार बनाया गया था, कोई तोड़ ना देवे, इतना मजबूत था। देख लो आप समझो कितना आसानी से इसको तोड़ा जाता होगा। उस समय ना ग्राइंडर मशीन था, ना छेनी, छेनी तो होगा ही, छेनी नहीं होने का सवाल ही नहीं उठ सकता ना, कुछ ना कुछ तो होगा काटने के लिए। हम्पी की खोज, तो हम्पी के भगना अवेश 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। हम्पी का यह सारा राज्य, और हम्पी साम्राज्य एक अलग नाम से भी जाना जाता है। आप 8th क्लास में पढ़े हो, 9th क्लास में पढ़े हो, 11th में पढ़ रहे हो, 12 में भी पढ़ने को मिलेगा। 11th में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन 12 में आपको ये मिल रहा है ना, पूरा इतना मिल रहा है। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यरत थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे, और उसने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया, मतलब एक मैप तैयार किया उसने, और उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारी मिली थी, उसके विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थलों के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। मतलब जो भी इन लोगों ने सोचा, जो भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्कर था, ये जो क्या नाम था इसका, कॉलिन मैकेंजी, इन्होंने वही सुना जो पंपा देवी के पूजा स्थलों पे जो पुरोहित थे उनके यादों में जो बसा था, वही चीज ये लोग बताए अपने रिपोर्ट में। और जितने भी विरूपक्ष मंदिर जो थे ना, उसके बारे में खोद कर मालूम कर रिसर्च कर उसके बाद ही मालूम चला इन लोगों को कि कैसे क्या क्या हुआ था। समझ रहे हो? कालांतर में देखा जाए तो कालांतर में 1856 ईस्वी से छाया चित्रकारों ने, कालांतर में 1856 ईस्वी से छाया चित्रकार मतलब जो पेंटिंग बनाते हैं, छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ कर दिए, मतलब बनाना आरंभ कर दिया, इकट्ठा करना आरंभ किया, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाया, जिससे शोधकर्ता जो खोजने वाला था उसको जान पाया, उससे पढ़ पाया, उससे सीख पाया। और 1836 से कितना से 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ किए, अभिलेखों को इकट्ठा किया, और इस शहर तथा इस साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। मिलान करने के बाद विजयनगर साम्राज्य के बारे में मालूम चला, हम्पी साम्राज्य हुआ। उसके बाद से ही इन लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि एक हम्पी साम्राज्य था, उसमें विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य है, विचारों में है, लोगों के यादों में है, इसलिए ये लोग सोचा कि हाँ भैया अब ठीक है, अब हम लोग सही जा रहे हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कैलेंजी मैकेंजी, ये कैलेंजी मैकेंजी का दृश्य है, उसका फोटो है, और बाकी सब इधर हिंदुस्तान के ही लोग हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि 1754 ईस्वी में जन्मे कैलेंजी मैकेंजी ने एक अभियंता मतलब इंजीनियर, सर्वेक्षक मतलब खोजकर्ता तथा मानचित्र पेंटर, चित्र बनाने वाला, तो मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। वो सब जानते थे, सर्वेक्षण करना, खोज करना, इंजीनियरिंग उनको तो पता ही था, फोटो बनाने भी आता था, चित्र बनाने। और 1815 में उन्हें भारत का पहला क्या बनाया गया, सर्वेयर जनरल बनाया गया। उनको क्या, सर्वेयर मतलब सर्वे एक तरीके से समझ लो, तो सर्वेयर जनरल उनको बना दिया गया। और 1821 में अपनी मृत्यु तक, मरने तक वे इस पद पर बने रहे थे। जब तक मरे नहीं तब तक ले पद पर थे। और भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रकाशन को
आसान बनाने के लिए, जो भी हमको छापना है उसको आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का यहाँ पर संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना शुरुआत किया, आरंभ किया। और देखो आप वहां पर वो कहते क्या है कि ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। अगर ब्रिटिश प्रशासन यहाँ पर नहीं आती तो जिस तरह दक्षिण भारत खराब स्थिति में था, यहाँ पर जो प्रबंधन जो था इतना खराब था, उस प्रबंधन से हमेशा जूझते रहता। ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो ये सब ठीक किया, एक तरीके से माना जाए तो ठीक किया। मैं बताता हूं कैसे। पहले भारत 500 कुछ रजवाड़े में बटा हुआ था। भारत खुद 500 रजवाड़े में बटा हुआ था। पूरे भारत को एक करने का जिम्मा किसको जाता है? दुश्मनों को जाता है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। लोग नहीं भर कर आते तो भारत माता की जय नहीं बोला जाता। अगर भारत माता की जय नहीं रहती तो आज भारत एक नहीं होता। कितना गारंटी है भैया? तो भारत एक है तो इन सब गोरे आदमियों की वजह से। तो गोरे आदमियों को एकदम शीश नवा को आप झुका भी सकते हो भैया, आपके वजह से हम एक हैं। आप नहीं रहते तो हम बिखरे रह जाते। गांधी जी भी कुछ नहीं कर पाते, अब्दुल कलाम भी कुछ नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते तो हमारा भारत इतना महान नहीं बनता जी। हमारा भारत इतना महान नहीं बनता। तो विजयनगर के अध्ययन से जब उसके बारे में जाना, सोचा समझा, तब मैकेंजी को यह विश्वास हो गया था कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, उसको अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों तथा रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती थी। और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां इनको मिला भी, चाहे कहीं से मिले, किधरों से मिले, लेकिन जानकारी इनको मिला और ये लोग खोज किए। ये चित्र जो दिख रहा है, आप इसको ध्यान से जरा देखना, ध्यान से देखोगे तो पीछे आपको कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पर मूर्ति जैसा। तो यहाँ पर किसी के ना किसी के तो मूर्ति बनाया गया होगा ना, उतना बड़ा चीज। अब चाहे भैया ये रियलिटी हो चाहे नहीं हो, ये तो मतलब नहीं है, लेकिन बना था कि नहीं बना था? बना था। अब देखिए, मैकेंजी और उनके सहायक यह चित्रकार थॉमस हिक्की द्वारा बनाए गए, ठीक है, और तैल चित्र के किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया प्रतिरूप था ये। और यह लगभग 1825 ईस्वी का है। और यह रॉयल एशियाटिक सोसाइटी फॉर ब्रिटेन एंड आयरलैंड के ये संकलन में संबद्ध है और उनके म्यूजियम में ही ये रहता है। मैकेंजी के बाईं ओर देखा जाए तो दूरबीन थामे उनका चपरासी है। बाईं ओर देखोगे तो दूरबीन जो थमले है वो चपरासी है। और किनाजी और दाईं ओर किसके तरफ? चपरासी, अच्छा सिनाजी, चपरासी और सिनाजी है। और दाईं ओर देखोगे तो उनके ब्राह्मण सहायक है। एक जैन पंडित भी है दाईं ओर में, ठीक है। और उनके पीछे तेलुगु ब्राह्मण कवलेरी, तो उस ब्राह्मण का नाम था तेलुगु ब्राह्मण जो पीछे हैं, तो कवलेरी वेंतक लक्ष्मैया, ठीक है। तो ये सब लोग इधर पढ़े, 1 2 3 4 आदमी तो होगा ही। एक आदमी पीछे है, देखो उधर पीछे दिख रहा है, लेकिन वो ठीक तरीके से दिख नहीं रहा है, लेकिन 4 आदमी है। लेकिन यहाँ पर 3 को पैर दिख रहा है ना, 3 ही आदमी है, एक दूरबीन लिया हुआ है, इधर 2 ब्राह्मण लोग हैं। चलिए इधर देखते हैं, राय, नायक और सुल्तान। अब राय कौन होते थे, नायक कौन होते थे और सुल्तान कौन होते थे, इसके बारे में तो भैया जानना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके बारे में नहीं जानेगा तो कैसे मालूम चलेगा। तो सुल्तान का मतलब होता है कि भैया वो पूरे सुल्तानों का राजा है। नायक जो हीरो है, ठीक है। और राय के बारे में यहां पर बताया नहीं गया। राय मतलब यहां पर रजवाड़ा ही होगा, चाहे राज्य होगा। देखिए आप, परंपरा और अभिलेखीय लक्षणों के अनुसार देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। 2 भाई ने इस राज्य की स्थापना की। और इस साम्राज्य की स्थिर सीमाओं में, जो इसके सीमा है, तो इन सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। एक
भाषा मानने वाला कोई नहीं था, अलग अलग भाषा ये लोग मानते थे। और अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, यहाँ पर समझो कि अपनी उत्तरी सीमा पर, किधर उत्तरी सीमा पर, इधर मध्य प्रदेश के तरफ, तो उधर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं जो उनके अधीन रहते थे, तो राजाओं जिनमें ढक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक जो हाथियों के राजा हुआ करते थे, तो गजपति शासक शामिल थे। और उर्वर नदी घाटियों में देखा जाए तथा लाभकारी विदेशी व्यापारी से उत्पन्न संपन्नता पर, यहाँ पर संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया हमेशा। और साथ ही में देखा जाए तो इन राज्यों के बीच संपर्क के विचारों का आदान प्रदान हुआ। और जब बात विवाद होने लगा तो विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में, स्थापत्य मतलब जहां पर हमारा अधिकार करना है, व्यापार करना है, वहां से जो भी करना है, तो स्थापत्य के क्षेत्रों में होने लगा था। ठीक है। और विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया। यहाँ पर समझो कि जो भी शासक थे विजयनगर के, अवधारणा, जो भी अवधारणा वहां पर थी, और उसके बाद से भवन निर्माण की तकनीक जो थी ना, नया नया, उसको ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे चलकर आगे और विकसित किया। अगले कुछ समय में उसको ठीक से विकसित कर दिया। इस साम्राज्य की बात कर लिया जाए तो इस साम्राज्य के कई भागों ने, अलग अलग भाग क्षेत्र में चल जाओ तो कई भागों ने पहले शक्तिशाली राजाओं जैसे तमिलनाडु में चोल शासक और कर्नाटक में होयसालों के राज्य का विकास यहाँ पर हुआ था। ठीक है। ये देखिए कर्नाटक साम्राज्यम, तो यहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, और वहीं समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा दे दी थी। कर्नाटक अपना है रे भैया, अपना है। तो देखो यहाँ पर उन्होंने इस राज्य की स्थापना की, और इन क्षेत्रों में शासक वर्ग जितने भी थे विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे में देख लो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, और बेल्लुरु में जाओगे तो चनकेश्वर मंदिर को संरक्षण प्रदान किया और उसको बनवाया। और विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे, इसीलिए उनका नाम था राजा कृष्णदेव राय। एक तरीके से देखा जाए तो यादव टोली में आया करते थे। किसमें? यादव परिवार से होते थे, और वो भी कृष्ण जी की बहुत पूजा करते थे। भैया यादव जी कृष्ण जी की पूजा ना करेंगे तो किसको करेंगे? तो देखा जाए तो उन्होंने इन परंपरा को आगे बढ़ाया, और जैसे कि हम देखेंगे उन्हें नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया। तो पहुंचाएंगे काहे नहीं भैया, हर बेटा का धर्म होता है कि अपने कुल को आगे बढ़ाओ, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाओ, और बढ़ाया उन्होंने। काम खत्म। हाथी, घोड़े और लोग। गजपति का शाब्दिक अर्थ हाशियों का स्वामी होता है। किसका स्वामी? हाशियों का स्वामी होता है। और 15वीं शताब्दी में ओडिशा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में ढक्कन के सुल्तानों को अश्वपति मतलब क्या, घोड़ा का पति थोड़े होगा, तो अश्वपति या घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी के संज्ञा दी गई थी। यहाँ पर देखो जो अश्वपति थे उनको घोड़े की स्वामी बोला जाता था। अश्वपति बोलो चाहे घोड़ा का स्वामी बोलो, और जो स्वामी होता था उसको आप राय बोलो, नहीं तो उसको नरपति बोलो। तो लेकिन यहाँ पर राय को नरपति बताया जा रहा है, तो राय को नरपति बोलो या उनको स्वामी बोलो, बात बराबर है। इसलिए लोग स्वामी बोलते थे, महाराज बोलते थे। शासक और व्यापारी। अब देखिए शासक और व्यापारी में क्या रिश्ता हुआ करता था उस समय। यहाँ पर देखा जाए तो चूंकि उस काल में युद्ध काल प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी। मतलब उस समय युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे मालूम चलता था कि आपके सेना में घुड़सवार सैनिक कितने हैं उससे। इसलिए समझो कि प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। कहां से? अरब से और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात, मतलब घोड़ा को उधर से खरीद कर लेकर आते थे
अपने राज्य के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण था हर राजा के लिए। और यह व्यापार जो था आरंभिक चरणों में, शुरुआती चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित होता था, और अरब व्यापारी खत्म हो गए, नहीं तो और ज्यादा बढ़ गए। इसके वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत होने लगी थी। और देखिए उस समय नया नया व्यापारियों का हुजूम चला था, और व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदरई चट्टी अथवा घोड़े के व्यापारी कहा जाता था, कुदरई चट्टी बोलो या घोड़े की व्यापारी, ठीक है। और भी यहाँ पर है कि इन नियमों में भाग लेते थे, बहुत सारे लोग इन नियम में भाग लेंगे। और 1498 ईस्वी से कुछ और लोग 1498 ईस्वी से कुछ और लोग इस पटल में, व्यापारिक पटल में भाग लेने लगे, और ये पुर्तगाली थे। तो जो पुर्तदेश से आए थे, जो उधर आपको पश्चिम से आते थे, तो वो पुर्तगाली आकर यहाँ पर कहाँ रह गए, गोवा में उतरे, जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए, और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास उन लोगों ने किया। और उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से देखा जाए तो बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाकर उभरने में सहायता दी। और यही पुर्तगाली जो था सब बंदूक बेचना चालू कर दिया, और बंदूक खरीद खरीद कर राजा लोग का मन तो डोलाडोल हो गया था, क्योंकि बंदूक बिना जाए कितना लोगों को मार सकता था। इसलिए इन लोगों ने बंदूक खरीदना चालू कर दिया, और बंदूक खरीदना चालू कर दिया, भैया यहाँ पर तो सैकड़ों लोग ऐसे ही ढेर ढेर हो जाते थे, मर जाते थे। आगे देखिएगा, तो नया महत्वपूर्ण शक्ति बनाकर उभार ही दिया था ये बंदूक की व्यापार। तो विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजार के लिए प्रसिद्ध था। विजयनगर में मसाला, वस्त्र, रत्न ये सब बेचे जाते थे, प्रसिद्ध भी था। और ऐसे शहर के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था, मतलब एक प्रतिष्ठा का चिन्ह माना जाता था। जहां पर व्यापार अच्छा, वहां का राज्य अच्छा। यहाँ की स्मृति पर देखा जाए तो जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, महंगी हो लेकिन विदेशी वस्तु उनको चाहिए, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की, कि हम बाहर से मंगाएंगे। दूसरी ओर देखा जाए तो व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था, और व्यापार से जो राजस्व इकट्ठा होता था उसके अनुसार ही पूरा राज्य चलता था, क्योंकि भैया व्यापार से राजस्व जो आता था वो महत्वपूर्ण था हर राजा के लिए। अब यहाँ पर देखिए, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन, राज्य कब उतना ऊपर गया, ऊंचाई तक गया, और पतन क्यों हो गया, ये सब जान लो आप यहाँ पे। उसके पहले मैं ये बता दूं, चलो इसका नहीं, इसी को चालू करते हैं। तो राजनीति में सत्ता के दावेदार तो बहुत होते हैं। तो दावेदारों जो भी दावेदार थे, हम गद्दी पर बैठेंगे, हम राजा बनेंगे, तो हम राजा बनेंगे। तो दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। शासक वर्ग के बने, नहीं तो सैनिक कमांडर के वर्ग के बने, कोई ना कोई बनेगा। पहले राजवंश जो राजा का बेटा है, जो संगम वंश कहलाता था उस समय, और उसने 1485 तक नियंत्रण रखा था। और उन्हें सुलुओं ने उजाड़ फेंका। क्या सुलुए वंश थे, उन्होंने उजाड़ फेंका। जो सैनिक कमांडर थे वो लोग उजाड़ फेंक दिए उनको, और वे 1503 तक सत्ता में रहे, मतलब करीबन 25 साल इन लोगों ने सत्ता में रहा, और राज्य को चलाया भी। और इसके बाद तेलुओं ने, जिसको तेलुगु साम्राज्य आज बोला जाता है, तेलुगु इलाका, तेलुगु भाषा, तो तेलुओं ने उनका स्थापन कर दिया, उनका स्थान लिया, उनको हटा दिया, अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो कृष्णदेवराय तेलु वंश से ही संबंध थे। तो कृष्णदेवराय तेलु वंश से थे। तो तेलु वंश से उस समय वहां की राजधानी बन गई विजयनगर। और राजा कौन? राजा कृष्णदेवराय कौन वंश के थे? तुलु वंश से ही संबंधित थे, और इन्होंने राज्य को संभाला
और बहुत सालों तक संभाल कर रखा भी। देखो यहाँ कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता क्या थी, तो कृष्णदेव राय का राज्य कैसे बना। देखो यहाँ पर उनका दो तरीके से, एक तो था विस्तार, अपने राज्य की विस्तार करो, और दूसरा है दृष्टिकरण अच्छा रखो, नजरिया अच्छा रखो। इस काल में तुंगभद्र और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र जो था रायचूर दोआबा था, तो उसको हासिल किया गया 1512 में, ठीक है। और उड़ीसा के जितने भी शासक थे, तो उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया 1514 तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरीके से पराजित किया गया 1520 में। मतलब इधर 12 से लेकर 20 तक 8 साल तक ले उन लोगों ने उड़ीसा जीत लिया। उड़ीसा के बाद विजयनगर, मतलब पूरा मध्य प्रदेश जीत लिया, छत्तीसगढ़ जीत लिया, और जहाँ तेलंगाना है ये पूरा राज्य, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर महाराष्ट्र का कुछ इलाका और गोवा तक का इलाका, सब पर विजयनगर का साम्राज्य चल रहा था। हालांकि देखा जाए तो लोग आसमान पर जाते हैं तो जमीन पर भी आते हैं। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था लड़ने के लिए, और लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। राज्य हमेशा तैयार रहता था लड़ने के लिए, लेकिन हमेशा राज्य में शांति थी। यहाँ पर सब किसी का चौकस ध्यान था, चौकस दिमाग था कि यही करना है, बाकी नहीं करना है, और राज्य बहुत बढ़िया से फला फूला भी। और कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को ही जाता है। भव्य गोपुरम बनवाए, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए, और ये सब मंदिर को बनवाया क्योंकि इन सबका श्रेय राजा कृष्णदेव राय को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उन्होंने बनवाया। और उसने अपनी मां के नाम पर, कौन? राजा जी अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम, विजयनगर के नजदीक ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। तो उनकी मां का नाम नगल होगा, इसलिए नगलपुरम नाम रखा गया। तो नया राज्य की स्थापना की गई जो उपनगर था उनका। और विजयनगर के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे विस्तृत विवरण जो है कृष्णदेव राय के या उनके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होता है। तो राजा कृष्णदेव राय तो ठीक है, जब उनका बेटा हुआ तो वो जो राज किया तो वहां तक का ही यहाँ पर प्राप्त किया गया, उसके बाद नहीं मिला है। अब चलो थोड़ा ये जान लो आप, राजा और व्यापारी, ठीक है। तो विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, शासनकाल 1509 से लेकर 1529 ने शासनकाल के विषय में अमुक्त मूल्य नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी है। जैसे में व्यापारियों के विषय में उसने लिखा, क्या लिखा? एक राजा जो अपने बंदरगाह के जहां पर जहाज उतरता हो, तब बंदरगाहों को सुधारना चाहा और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहा कि घोड़े, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पे आयात किया जा सके। एकदम बहुत मन खोल के आप व्यापार कर सकते हो पूरे, और उसे प्रबंध करना चाहिए। और इन विदेशी नाविकों, जो विदेशी नाविक थे, जिन्हें तूफानों, बीमारी या ढक्कन के कारण, पहाड़ी इलाका के कारण उन्हें देश में उतरना पड़ता है, और इस भली भांति उन लोगों की देखभाल की जा रही थी। और सुदूर देशों के व्यापारी, जितने भी दूर देशों के व्यापारी थे, जो हाथियों और अच्छे घोड़ों का आयात करते थे, अच्छे हाथी और अच्छे घोड़ों का आयात करते थे, लाकर विजयनगर साम्राज्य में बेचते थे, जो रोज बैठक में भुलाकर तोहफे देकर तथा उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर उनके साथ संबंध करना चाहते थे। और ऐसा करने पर भी वस्तुतः कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेगी। मतलब ऐसा करने से वस्तुतः कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचोगी, दुश्मन भी होंगे तो तुम्हारे राज्य में आकर ही सब व्यापार करेंगे।
तो कृष्णदेव राय के मृत्यु के पश्चात, मृत्यु उनका 1529 में हो चुका था, ठीक है। तो कृष्णदेव राय मर गए। तो उनके मरने के बाद राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा था। मैंने बोला ना, जब तक जिंदा थे किसी को हिम्मत नहीं थी कि उस राज्य पर कब्जा कर ले। तो उसमें फूट आ गई, फूट पड़ गया, और उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सिपाहियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। जो भी उनके उत्तराधिकारी थे, तो विद्रोही नायक और सिपाहियों से चुनौती का सामना करना पड़ा था, हराना पड़ा था। और 1542 तक केंद्र का निर्माण जो था, केंद्र का नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविदु के हाथों में चला गया। तो अराविदु दूसरा था जिसके हाथों में चला गया, जो 16वीं नहीं, आप 17वीं है, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे, मतलब सत्ता पर बैठे रहे और राज्य को चलाते रहे। पहले ही तौर पे देखा जाए तो, पहले ही तरह देखो तो इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही देखा जाए तो ढक्कन सल्तनतों के, ढक्कन में जितने भी सल्तनत हुआ करते थे, तो ढक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं से चलते समीकरण बदलते रहे। क्योंकि भैया दूसरा कोई इसमें टांग लड़ाएगा तो उसके वजह से उनके बीच में मित्रता होगा, नहीं तो कुछ एक व्यापारिक महत्व होगा। तो उसी महत्वाकांक्षा के चलते इन लोगों के बीच में सामरीकरण बदलते रहे, इन लोगों के बीच में व्यवहार, आचार व्यवहार सब बदलते रहा। अंततः यह स्थिति थी कि विजयनगर के विरुद्ध ढक्कन सुल्तान के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणित हुआ। और दोनों, अब देखो यहाँ पर 1565 की बात आ जाती है। तो विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तंगड़ी, जिसे तलीकोट के नाम से भी जाना जाता था, तो राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में उतरी, उससे युद्ध करने के लिए उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त तीनों के मिलीजुली सेनाओं से उनका सामना करना पड़ा था। तो इस किससे, संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी इनको हार मिल गया, क्योंकि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा तीनों राज्य एक बार मिलकर आए थे। और जब मिलकर आए तो तीनों संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी सशक्त इनको मिली, हार मिली। और विजयी सेनाओं ने जो जीत लिया था, तो विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। और कुछ ही वर्षों में, ज्यादा नहीं, कुछ ही सालों में, कुछ ही वर्षों में भीतर यह शहर पूरी तरीके से उजड़ गया। जो ये भीतर का शहर था यह पूरी तरीके से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया। और जो इस राज्य का केंद्र जो था पूरब की तरफ वो बढ़ने लगा उधर, ठीक है। और अराविदु राजवंश ने पेनुकोंडा, जो अराविदु राजवंश थे वह पेनुकोंडा से, और बाद में चंद्रगिरी, जिसको आज बोलते थे, तिरुपति के समीप के शासन किया। तिरुपति बालाजी मंदिर जो चेन्नई में आता है, तो वहां पर जाकर अपना केंद्र बनाया, वहां पर अपना शासन किया। नहीं समझ में आएगा तो आप बताना, मैं इसको फिर से आपको बताऊंगा, डिटेल्स बाय डिटेल्स बताऊंगा। ये आप देखो, दक्षिण भारत लगभग 14वीं से 18वीं सदी तक ले क्या क्या हुआ था। ये पूरे दक्षिण भारत में जितना भी लाल लाल जगह दिख रहा है, यहाँ पर उनका तो राज्य चलता था, शहर चलता था, बाकी सब तो ऐसे ही पहाड़ी इलाके थे। मतलब ये पूरा इतना दूर जितना दिख रहा है ना, इतना पर राज्य चलता था विजयनगर साम्राज्य का। तो विजयनगर साम्राज्य कोई छोटा साम्राज्य नहीं था बाबू, बहुत बड़ा साम्राज्य था। यहाँ पर देखा जाए तो हालांकि देखो तो यहाँ पर विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी। क्यों? फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध, धार्मिक विभिन्नताएं होने पर भी, धर्म अलग अलग होने के बाद भी हमेशा या अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। दोस्ती का रिश्ता था तो दोस्ती जैसा ही रह गया। उदाहरण के लिए देखा जाए तो कृष्णदेव राय ने सुल्तानों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की, यवन कौन सा,
यवन राज्य था, तो यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारणा करके, यहाँ पर समझो यवन राज्य की बात कर लिया जाए तो यवन राज्य की स्थापना करने वाले वो क्या किए, विरुद्ध धारण, यहाँ पर विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया कि भैया अब तो मैं स्थापना कर लिया, यवन साम्राज्य की स्थापना। और इस प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने किसका, कृष्णदेव राय के मृत्यु के पश्चात विजयनगर के उत्तराधिकारियों के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया और वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनत दोनों ही एक दूसरे के अस्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी। भैया हम आपके बात को मानेंगे, तुम मेरे बात को मान लो और चलो आगे साम्राज्य को अपनाते हैं। और यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी। क्या थी? राम राय जो प्रधानमंत्री था विजयनगर का, तो उनका जोखिम भरा नीति था ये, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की थी, एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की थी और सुल्तान एक हो गया, सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे नियंत्रित, उसको देख लिया जाए तो जो प्रधानमंत्री जो था राम राय, तो उन्हें निर्णायक रूप से पराजित किया और उसको हराया। हराने के बाद इनको आत्मा की शांति मिली और हराकर मार दिए होंगे यार। देखो विजयनगर साम्राज्य राजा कृष्णदेव राय का था, लेकिन अपने उत्तराधिकारियों को सौंप कर नहीं गए थे कि हम किसको राज्य देंगे, और राज्य देंगे ठीक है, लेकिन जो बीच में कर्मकांडे लोग थे उनको छोड़ दिए जिंदा, उनको मार दिए रहते तो ये सब होता ही नहीं, टंटा ही नहीं होता। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, इतिहासकार भी ठीक से नहीं जानते। जो हुआ है लोगों के मुंह से सुना है उसी को बताना है, उसके अलावा तो ये लोग कुछ नहीं बताया है, दूसरा तो नहीं हुआ है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे, अगले भाग में राज्य और नायक। तो राज्य कौन, नायक कौन। ऊपर भी मैंने राज्य के बारे में आपको बताया था, नायक के बारे में और सुल्तान के बारे में, ठीक है। तो हम लोग तो साम्राज्य के बारे में, सुल्तान के बारे में जान गए। अब देख लो आप यहाँ पर नायक और राज्य, इनके बारे में भी बताया जाएगा। नायक कौन थे, राज्य और राय कौन थे। ऐसे कृष्णदेव राय के वंशज थे, इसलिए राय भी बोला जाता था उन लोगों को, लेकिन राय का मतलब यहाँ पर राज्य होना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।